तो कुछ बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था। और मैंने आपसे बहुत सारी डिबेट्स अम्बेडकर जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुछ बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि अम्बेडकर जी बहुत सारी डिबेट्स अम्बेडकर जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुछ बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था। और मैंने आपसे कई बार कहा कि हम जिस बैकग्राउंड में होते हैं तब हमें वो चीजें ठीक से समझ में आती हैं। जब तक हम किसी बैकग्राउंड में ना हो तब तक समझना मुश्किल है। आपने सुना होगा एक जाति है महाराष्ट्र में महार नाम की, उस जाति से उनका संबंध था। तो अम्बेडकर के जीवन की एक बात यह है कि 14 संतानें इनके माता पिता की थी, ये उनमें से अंतिम बच्चे थे। और पूरे खानदान में अकेला पढ़ने वाला बच्चा जिसको स्कूल जाने का मौका मिला, ऐसा परिवार था। इनके जो पेरेंट्स थे, 4 पेरेंट्स थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक हुआ करते थे। 4 पेरेंट्स मतलब पूर्वज। और जो इनके फादर थे, पिता थे, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे। और क्योंकि वो सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे इसलिए इनको थोड़े से बेनिफिट्स मिल गए जो इनकी जाति या इनके समाज के व्यक्तियों को सामान्यतः नहीं मिलते थे। तो इसका फायदा ये हुआ कि अम्बेडकर जी को पढ़ाई का मौका मिल गया और वो एक स्कूल में पढ़ने लगे। और जिस समय वो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय पूरे स्कूल में अकेला दलित बच्चा यही था, भीमराव जिसका नाम था। अम्बेडकर नाम तो बाद में पढ़ा, उनके गांव के नाम से पड़ गया। तो उन्होंने लिखा है, एक आत्मकथा लिखी जिसको हिंदी में कहते हैं मैं कैसे बना, मी कसा भालू मराठी में आत्मकथा है जिसमें ये सब लिखा है। तो स्कूल में एंट्री तो मिल गई पर स्कूल में बाकी बच्चों के बराबर अधिकार इनको नहीं थे। जैसे बाकी बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, उनसे अलग बैठना होता था। पूरे स्कूल के सारे बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था थी, इनके लिए नियम था कि अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं। कोई एम्प्लॉय स्कूल का होगा सवर्ण, वो मटके से पानी लेके दूर से इनको पिलाएगा ताकि बर्तन टच ना हो जाए। और इन्होंने लिखा है कि कई बार ऐसा होता था स्कूल में कि जिस दिन वह सहायक छुट्टी पर है जिससे ये पानी पी सकते हैं, और दिन दिन भर बिना पानी के उनको कैसे रहना पड़ता था, ऐसे जिक्र उन्होंने खूब किए। बाद में संयोग इनका बड़ा अच्छा था। संयोग ये था कि इनको एक वजीफा मिला बड़ौदा नरेश की वजह से। आपने कोल्हापुर का भी जिक्र सुना होगा, साहू जी महाराज का जिक्र सुना होगा। इन दोनों व्यक्तियों का नाम बहुत ज्यादा आता है जिन्होंने जो दलित मूवमेंट भारत में विकसित हुआ उसमें मदद की। और फिर ये बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप लेकर बाहर पढ़ने के लिए चले गए, जिसमें कंडीशन ये थी कि जब लौट के आएंगे तो ये वहां सिविल सर्वेंट बनेंगे, आज की भाषा में कहें तो पीसीएस ऑफिसर बनेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग थी। फिर इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है वहां से, और फिर यूके से भी, यूके में अगर मैं ठीक ध्यान कर पा रहा हूं तो कैम्ब्रिज में शायद ये थे, मैं आपको बताता हूं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE, यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अम्बेडकर को खारिज करने वाले अम्बेडकर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। इसका प्रमाण यह है कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA, MSc, M.Com कुछ किया है, कुछ व्यक्ति PhD वाले दिखे होंगे। मुझे पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक ही व्यक्ति दिखता है जिसने 1 नहीं 2 नहीं 4 PhD की थी, और वो डॉक्टर अम्बेडकर है। 4 PhD, जिनमें से इकोनॉमिक्स में 2 PhD उन्होंने, एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से की और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। उसके बाद कानून पढ़ने का शौक सवार हुआ तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से उसमें भी PhD LLD जिसको बोलते हैं वो हासिल की। और चौथी PhD उनको भारत में उस्मानिया विश्वविद्यालय से उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से मिली, जो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया उसकी वजह से मिली। तो अम्बेडकर का सौभाग्य था कि उनको पढ़ने का मौका मिला, और जब मिला तो उन्होंने इस पढ़ाई का पूरा फायदा उठाया। और जब इतना कुछ समझ लिया तो फिर उनको लगा कि मुझे कुछ लिखना भी चाहिए, मूवमेंट्स भी करने चाहिए। तो ये सब जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने कई आंदोलन किए। उनके स्कूल के अनुभव तो आप जानते ही हैं कि पानी भी पीना है तो कोई होना चाहिए वरना पानी मिलेगा नहीं पीने को। उनके जीवन के 2 अनुभव और रोचक हैं, जानने चाहिए आपको। जब वो बड़ौदा में सिविल सर्वेंट थे, मतलब PCS ऑफिसर थे, तो वहां रहना भी था उनको।
तो रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे। उन दिनों नागपुर में भी उन्होंने ये सब प्रयोग करके देखे थे। घर ढूंढ रहे थे तो जैसे ही पता लगता था कि ये व्यक्ति दलित जाति का है, उसके बाद घर नहीं मिलता था। मतलब कहने की बात है कि स्वाधीन भारत है, आधुनिक भारत है, बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता है। 21वीं सदी में भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऐसा होता है। आपको पता नहीं इस बात का आइडिया है या नहीं। बहुत सारे बच्चों को रूम इसलिए नहीं मिलता कि वो मुसलमान हैं या किसी और धर्म के हैं। बहुत सारे बच्चों को तो इसलिए नहीं मिलता कि हरियाणा के हैं। मैं तो खुद वहां से हूं। लेकिन ये ट्रेंड पिछले 5-7 साल का है, उसमें उनकी भूमिका भी ठीक ठाक रही है ऐसा ट्रेंड बनाने में। और अगर कोई बच्चा दलित बैकग्राउंड से है, उसको कमरा मिले, इसमें भी रिस्क है कि शायद ना मिले। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसे केसेस हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर, बहुत बड़े केसेस हुए हैं मुखर्जी नगर में ही। तो अम्बेडकर ने कई घर ढूंढे, कोई घर उनको नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि वो शूद्र थे। अंत में एक घर उनको मिल गया। उनका दोस्त और वो गए बात करने के लिए, बातें हुई, पढ़ा लिखा आदमी था। मकान मालिक ने पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि आप किस जाति से हैं। इन्होंने बताया नहीं। ये क्यों बताए? तो घर मिल गया रहने को, उसमें रहने लग गए। और फिर एक दिन जब सुबह उठे तो इन्होंने सुना कि बहुत शोर आ रहा है आसपास से। और जब झांक के देखा तो सैकड़ों लोग हथियार लेके घर के बाहर खड़े हुए थे। हथियार में लाठी भाला वो सब, और वो सब इनको जान से मारने पर उतारू थे। मकान मालिक भी उसमें शामिल था कि मुझे बिना बताए मेरे घर में आके रहा और मेरे घर को अपवित्र कर दिया इस आदमी ने। और उस दिन काम तमाम था, लेकिन 1-2 मित्रों के सहयोग से पता नहीं कौन से रास्ते से निकले और जान बची। और ऐसा एक और वाकया हुआ। एक नदी पार करनी थी एक भाषण देने के लिए। तांगे वाले 3-4 से सबने मना कर दिया, एक ही तैयार हुआ। उस तांगे पर बैठ के नदी पार कर रहे थे। रास्ते में पुल, उस समय बहुत कच्चे टाइप का पुल था, और रास्ते में उस तांगे का पहिया निकल गया और तांगा नदी में गिरते गिरते बचा। खैर बच गया किसी तरह से। बाद में पता चला कि वो एक साजिश थी कि इस व्यक्ति को नदी के ऊपर ले जाओ और जो पहिया है उसको लूज कर दो ताकि रास्ते। विवेचना में आज कहानी भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। दिलचस्प बात यह है कि भारत की 2 महान शख्सियतों भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों महान व्यक्तियों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी नहीं पाट पाए। आज़ादी से 2 दशक पहले अंबेडकर ने अपने आप को अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को अंबेडकर एक जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी तो गांधी ने उनसे कहा था, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अंबेडकर ने गांधी से कहा, अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त के बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया हो। 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी ने अंबेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा,
I feel quite surprised at the interest which the outside world, Western world particularly, seems to be taking in Mr. Gandhi. I cannot understand that. So far as India is concerned, he was, in my judgment, an episode. अंबेडकर कह रहे थे, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहां तक भारत की बात है, वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर हैं, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी हैं। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। उस जमाने में उनके पास देश में किताबों का संभवतः सबसे बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथर ने लिखा है कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मृत्यु तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। वो इन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी हैं तो उसको उनके पुस्तकालय में आकर उन्हें पढ़ना चाहिए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वह सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। अंबेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगड़े अपनी किताब इन द टाइगर शेडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकराइट में लिखते हैं, रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात मैं उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे अंबेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहब ने अपनी आंख ऊपर उठाई तो मुझे देखकर वो झेंप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया। अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, अंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सोने जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताब की दुकानों का चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहां तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत हो जाने के बाद वो फूट फूट कर रोए थे। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहेब खुद खाना बनाते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करते थे। अंबेडकर के साथ काम कर चुके देवी दयाल लिखते हैं, 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया और 7 पकवान बनाए। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया। वो ये सुनकर दंग रह गईं कि भारत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहेब को मूली
और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। अंबेडकर को न तो नशे की किसी चीज का शौक था और न ही वो धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब उन्हें खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया जरूर, लेकिन अगले ही सेकंड उसे ये कहते हुए थूक दिया कि ये बहुत कड़वा है। वो बहुत साधारण खाना खाते थे जिसमें बाजरे की एक छोटी रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। घर पर सुदामा को अंबेडकर के काम में मदद के लिए रखा गया था।